बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसके साथ ही पतंजलि के कई उत्पादों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। हाल ही में कंपनी ने इसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री ऐसे वाहियात विज्ञापनों से भरी पड़ी है। उन पर कौन लगाम लगाएगा और उन पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। साक्ष्य आधारित दवाइयां 3 स्तंभों के आधार पर बनाई जाती है: रोगी की पसंद, डॉक्टर अनुभव और हालिया उपलब्ध साक्ष्य। गलत सूचना इन तीनों को कमजोर करती है और यही बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पतंजलि के मामले को क्रिटिकल बनाती है। इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कहा कि उसने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये कार्रवाई तब तक की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए राज्य प्राधिकरण की तीखी आलोचना की। नवंबर 2023 में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह अपने उत्पादों को विज्ञापन या ब्रांडिंग में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी। साथ ही दवा के असर का दावा करने वाला या किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ कोई भी किसी भी रूप में मीडिया को विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करना जारी रखा। इनमें उच्च रक्तचाप और मधुमेह सहित कई हेल्थ कंडीशंस के इलाज का झूठा वादा किया गया और साथ ही पश्चिमी चिकित्सा की विफलताओं की आलोचना भी की गई। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों के विज्ञापन प्रकाशित करना जारी रखा था, जबकि नवंबर में उसने कोर्ट को अंडर रेटिंग दी थी। इसके बाद पतंजलि को प्रमुख समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी भी प्रकाशित करनी पड़ी थी। पतंजलि के विज्ञापनों में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने शोध के माध्यम से अपने फॉर्मुलेशन की प्रभावकारिता को साबित किया है। ऐसे कई शोध उदाहरणों के साथ समस्या ये है कि इनमें जरूरी शर्तों का अभाव है और यह विभिन्न बीमारियों के इलाज के दावों को साबित करने के लिए नाकाफी है। इस खास फार्मा उद्योग में पेटेंट और मालिकाना दवाओं से जुड़ी समस्याएं हैं। इन फॉर्मुलेशन का उल्लेख आयुर्वेद की शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों में नहीं किया गया है, लेकिन इनमें अलग अलग मात्रा और संयोजन में बताए गए तत्व शामिल हैं। साथ ही फॉर्मुलेशन का लाइसेंस देने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सुरक्षा और एफिकेसी स्टैंडर्ड्स भी बहुत कड़े नहीं हैं। शास्त्रीय आयुर्वेद की पाठ्य पुस्तकों में सीधे दर्ज किए गए फॉर्मुलेशन में भारी मात्रा में धातु और अन्य संभावित टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स की मौजूदगी के कारण इनकी सेफ्टी पर पहले से ही बहस चल रही है। नए फॉर्मुलेशन को बाजार में लाने से पहले विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। हाल ही में यूपी ने 30 से अधिक आयुर्वेद उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। इसकी वजह यह भी थी कि इनमें से कई उत्पादों में स्टेरॉइड्स, दर्द निवारक और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पाए गए थे। पब्लिक हेल्थ के लिए आगे के जोखिम से बचने के लिए आयुर्वेद प्रतिष्ठान को नकली और मिलावटी उत्पादों के मुद्दों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह समस्या सिर्फ आयुष क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में फार्मा उद्योग में व्यावसायिक हितों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने वाले कई मामले सामने आए हैं। केवल पतंजलि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बहस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ ऐसे हालिया मामलों पर विचार करें जो उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संघर्ष को उजागर करते हैं। इंटरनेशनल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि उसके कोविड वैक्सीन से दुर्लभ दुष्प्रभाव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। टीटीएस खून के थक्के बना सकता है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। यह दुष्प्रभाव सभी एंडेनोवायरस वेक्टर आधारित टीकों के लिए जाना जाता है। कई देशों में इसका पता चलते ही इन टीकों को रोक दिया गया। इसी तरह यूके की एक अथॉरिटी ने हाल ही में फैसला दिया कि फाइजर ने ट्विटर पर अपनी बिना लाइसेंस वाली कोविड वैक्सीन का प्रचार किया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस कंपनी पर यूके में जुर्माना लगाया गया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को गहरा खेद है और वह अथॉरिटी के फैसले में उठाई गई बातों से पूरी तरह वाकिफ है और इसे स्वीकार करती है।
तीसरा उदाहरण जिसे हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से निर्यात किए जाने वाले 500 से अधिक खाद्य उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति का खतरा बताया है। इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, लेकिन वाणिज्यिक हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री किसी भी हालत में हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकती। चुनावी बॉन्ड का डेटा दावा उद्योग और राजनीतिक दलों के बीच संभावित साठगांठ की ओर इशारा करता है। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक गतिविधि और डाइटरी मॉडिफिकेशन से जुड़ी नॉन फार्मा गतिविधियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कोई उनका प्रचार नहीं करता है। अब साक्ष्य आधारित दवाओं की अवधारणा पर वापस आते हैं। भारत में यह इसलिए कमजोर है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के बारे में मरीज की पसंद आमतौर पर अक्सर गलत सूचना से प्रेरित होती है। यह सोशल मीडिया पर व्याप्त है। साथ ही गरीबी और अशिक्षा की भी इसमें अहम भूमिका है। आयुष और आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र अलग अलग काम करते हैं, जिससे इन्फॉर्म्ड चॉइस लगभग असंभव हो जाती है। यह दावा करना कि आयुष का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसका पूरा इलाज होता है बिल्कुल सही नहीं है। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह एकमात्र उपाय है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।